अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर साउंड ऑफ क्लास 8 साइंस। इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में पढ़ा था अबाउट हाउ साउंड्स एक्ट एज अ मीडियम टू प्रोपोगेट एंड हाउ साउंड जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस एट्सेट्रा। सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट हाउ कैन वी हेयर साउंड थ्रू आवर एयर्स. So this is the most important topic of this lesson. Overall, this whole lesson is very important. So listen carefully. How do we hear sound through our ears? हमारे कानों तक कोई भी आवाज़ कैसे पहुंचती है? जब साउंड हमारे कानों के अंदर से गुज़रती है तो उसको एक नैरो पैसेज यानी एयर कैनाल जिसको हम कहते हैं उससे गुज़रना पड़ता है एंड उसकी वजह से जो है एयर ड्रम वाइब्रेट होने लगता है. एयर ड्रम जो कि हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द एयर में होता है. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हो जो विजुअल में है. तो जब एयर ड्रम वाइब्रेट होने लगता है तो वो एयर ड्रम वाइब्रेशंस भेजता है टू द इनर एयर जहाँ पे कि कॉक्लिया होता है इनर एयर में, और इनर एयर के ही ज़रिए वो सिग्नल्स जो हैं ब्रेन तक चली जाती हैं और जिसकी वजह से हम साउंड सुन पाते हैं. आई रिपीट, साउंड जो है जब वो एंटर होती है हमारी एयर में, एयर के थ्रू उसको एयर कैनाल एक नैरो पैसेज पतली सी पैसेज होती है, रास्ता होता है, गली होती है, तो जिसके थ्रू उसको पार करना पड़ता है. उसके बाद वो साउंड जो है वो हमारे एयर ड्रम जो कि मिडिल एयर में प्रेजेंट होता है वहाँ पे, तो वो वाइब्रेट होने लगता है इस साउंड की मतलब इस वाइब्रेशन से उसकी. तो एयर ड्रम जो है वो वाइब्रेशन सेंड करती है टू द इनर एयर जहाँ पे कॉक्लिया होता है और उसी कॉक्लिया के ज़रिए सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक पहुँचती है और हम साउंड को सुन पाते हैं. सो दिस प्रोसेस जो है ये होता है जो इनके जो हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द एयर, एयर ड्रम है, कॉक्लिया है, 3 टाइनी बोन्स है जिनकी वाइब्रेशंस जो है से प्रोड्यूस होती है वो साउंड, तो वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है. लाइक यू कैन सी जो विजुअल में आपको दिख रहा है, इट्स एन एयर ड्रम और इनर एयर. एयर ड्रम जो है वो मिडिल एयर में प्रेजेंट होता है जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि उसी में जो है जब हम साउंड कोई आवाज़ बोलते हैं तो वो आवाज़ जो है वहाँ पे ही वाइब्रेट होके टकरा जाती है 3 बोन्स के साथ, इनकस, मैलस एंड स्टापीज, जो कि मिडिल एयर में ही प्रेजेंट होता है. एंड फ्रॉम दैट जो फिर इनर एयर में चली जाती है वो वाइब्रेशंस टू द कॉक्लिया. कॉक्लिया ये जो गोल सा है राइट साइड में, तो फिर वहाँ ही से वहाँ पे कुछ नर्व्स होती हैं जिन नर्व्स के ज़रिए वो जो वाइब्रेशंस है वो ब्रेन तक चली जाती है एंड वी कुड हेयर. लाइक यू कैन सी इन द इमेज, यहाँ पे आउटर एयर, मिडिल एयर और इनर एयर को 3 डिफरेंट अलग अलग तरीके से मैंने आपको दिखाया है सच दैट आप ये अंडरस्टैंड करें कि आउटर एयर स्टार्ट कहाँ से होता है, साउंड वेव्स जो है वो एंटर कहाँ से होती है कान के ज़रिए, और पहले इसको पिन्ना बोलते हैं. तो ये कार्टिलेज है वहाँ पे, तो जिसके थ्रू एंटर होती है ये साउंड वेव्स, फिर ये चली जाती है एयर कैनाल. यू कैन सी दिस पैसेज, पतली गली, एयर कैनाल के ही ज़रिए फिर ये एयर ड्रम में चली जाती है. एयर ड्रम इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द एयर. वहाँ पे ये जो है ये 3 बोन्स में भी टकरा जाती है ये साउंड. तो फिर उसके बाद ये चली जाती है इनर एयर, अंदर वाले हिस्से, कान के अंदर वाले हिस्से में. देयर इज़ कॉक्लिया, और कॉक्लिया के साथ ही कनेक्टेड होती हैं हमारी नर्व्स जिनके ज़रिए ये सिग्नल्स जो हैं वो ब्रेन तक पहुंचाते हैं एंड ब्रेन को हम फिर हमें एहसास होता है और वी कुड फील द साउंड्स, वी कुड हेयर द साउंड वेव्स एंड वी कुड हेयर द साउंड ईजिली. होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हम जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो व्हाट मेक साउंड हायर और लोअर. कोई साउंड जो होती है, आवाज़ जो होती है वो हाई पिच में होती है और कोई लो पिच में. सो इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज़ डिपेंडेंट ऑन हाउ हार्ड द एयर इज़ बीइंग पुश्ड. आप जब बात कर रहे हैं तो तब एयर का जो वॉल्यूम है इर्द गिर्द वो कैसा है. साउंड जो है दैट वो ट्रैवल करती है मोर स्लोली देन लाइट एज वी नो, क्योंकि जब बारिशें होती हैं और जब
थंडरिंग और लाइटनिंग होती है, तो तब हम पहले लाइटनिंग देखते हैं, लाइटनिंग को ही देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इन द स्काई, एंड उसके लेटर ऑन कुछ सेकेंड्स के बाद साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ थंडरिंग। पहले लाइटनिंग हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद थंडरिंग। सो साउंड जो है वो ट्रैवल करती है मोर स्लोली देन लाइट। अब जो ये साउंड वेव्स होती हैं दैट ट्रैवल एट द सेम स्पीड, ये जो बट वाइब्रेट जो करती हैं इन डिफरेंट वेज। क्यों? क्योंकि जो इनका एयर का वॉल्यूम होता है उसी हिसाब से वो साउंड जो है वो वाइब्रेट करेंगी। सो सम वाइब्रेट क्विकली एंड हैव अ हाई फ्रीक्वेंसी। अब जो क्विकली वाइब्रेट करती हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, और वाइल अदर्स जो हैं दैट वाइब्रेट स्लोली गिव्स अ लोअर पिच। होप यू अंडरस्टैंड दिस। Now, moving on, there is another subtopic which is amplitude, time period, and frequency of a vibration. अब हमको ये पता है कि वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ पेंडुलम बॉब इज़ कॉल्ड वन वाइब्रेशन, या जिसको कि हम एक ऑसिलेशन भी बोलते हैं। यानी अगर हम देखें एक घड़ी में एक पेंडुलम होता है तो वो दाएं बाएं मुड़ता है, तो दिस इज़ कॉल्ड दाएं से बाएं, बाएं से वापस दाएं आ जाना, टू एंड फ्रो। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन, या जिसको कि हम ऑसिलेशन भी बोलते हैं। अब इसका टाइम टेकन बाय पेंडुलम बॉब टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, दैट्स कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है कि उसी पेंडुलम का टू एंड फ्रो होना, एंड टू एंड फ्रो में उसका कितना टाइम लगा उसको हम बोलते हैं, दैट वी मेजर एज टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। And the time taken by a vibrating object to complete one vibration is called its time period. तो वो हो जाता है उसका टाइम पीरियड उस वाइब्रेटिंग बॉब का, उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का, जिससे कि वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करती है। सो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि दैट वी हैव लर्नड कि टू एंड फ्रो मोशन जो होती है दैट्स नोन एज वाइब्रेशन, और इसका एक जिस मोशन में ये चलती है उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, बिकॉज एक टू एंड फ्रो मोशन जो है इस बॉब का, पेंडुलम बॉब का, उसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। नाउ यही जो है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशंस होती हैं, दैट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन हर्ट्ज में। इसका सिंबल है Hz। यू कैन सी इन द विजुअल, आई जस्ट जूम इट फॉर यू। ओके, सो वाइब्रेशन हमारा हो गया। वाइब्रेशन इज टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। नाउ फ्रीक्वेंसी, अब आपको पता चल गया कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, कितनी टू एंड फ्रो मोशंस हुई पर सेकेंड में, पर सेकेंड के हिसाब से, दैट्स नोन एज फ्रीक्वेंसी। और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, वी कैन राइट इट इन हर्ट्स, और इसका शॉर्ट फॉर्म यानी सिंबल है Hz। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इन इज़ 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में एक ऑसिलेशन होगी, दैट्स इक्वल टू 1 हर्ट्ज, यानी 1 फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ वी कैन रिकॉग्नाइज मैनी फैमिलियर साउंड्स विदाउट सीइंग द ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग देम। और ये पॉसिबल कैसे होता है? लाइक फॉर एग्जांपल, कोई भी हम साउंड अगर हम प्रोड्यूस करते हैं और हमारी आंखें बंद होती हैं, एंड वी कैन इवन दैट रिकॉग्नाइज इट, हम इजीली उसको पहचान सकते हैं कि वो साउंड किसकी है विदाउट इवन सीइंग द ऑब्जेक्ट। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? बिकॉज दीज साउंड्स जो हैं देयर मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज देम। ये साउंड्स जो हैं ये कुछ डिफरेंट सी होती हैं, जिसकी वजह से आप इनको आंखें बंद करके भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो, आप इनको पहचान सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि ये साउंड्स कैसी हैं और कौन ये करता है और किसकी है। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर्स मेक देम डिफरेंट? आपने कभी सोचा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम इस साउंड को बिना आंखें खोले, बिना देखे ही हम पहचान सकते हैं? सो देयर आर सम फैक्टर्स जिसकी वजह से दैट मेक्स देम डिफरेंट, और उसमें सबसे पहला फैक्टर है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है?
सो अब एम्पलीट्यूड को समझने के लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट डिस्प्लेसमेंट इज़। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये एक मेजरमेंट होता है डिस्टेंस का। डिस्टेंस किसकी? डिस्टेंस ऑफ द मूवमेंट ऑफ अ साउंड पार्टिकल जो कि अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ होती है, तो वहाँ पे जो है मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है, तो उसी के हिसाब से हम अपना एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड देख सकते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ अ साउंड पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इन अ मीडियम, किसी भी मीडियम में, एज इट ट्रांसमिट्स अ साउंड वेव, यानी इन होल जिसको कि हम मीटर कहते हैं। तो उसी से जो है हमारी जो एम्पलीट्यूड है या फ्रीक्वेंसी है, जो कि दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड की, वो क्लैरिफाई हो सकती है। सो एम्पलीट्यूड जो है दैट कैन बी डिफाइंड एज द लाउडनेस ऑफ द साउंड विच अ बॉडी प्रोड्यूस्ड। ठीक, दैट इज़ द मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होती है ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स सेंटर पोजिशन। सेंटर पोजीशन के पास जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होती है, किसी भी पेंडुलम बॉब का हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मूविंग ऑब्जेक्ट, तो दैट्स कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल ओ ए या ओ बी, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, नाउ जो इट्स ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, और इसमें जो है द अमाउंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ साउंड जो है दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन अ मीडियम। सो मोशन जो है पेंडुलम का फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन एंड बैक इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन। ऑसिलेशन तो हमको पता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पेंडुलम बॉब है ओ पर, तो ओ से लेकर बी टू ए तक और वापस ए टू बी तक, फिर वापस ओ तक, दैट्स नोन एज ऑसिलेशन। ए टू बी एंड बैक टू ए, ए टू बी देन बैक टू ए। और इसमें जो टाइम लगता है फॉर वन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। And as you already know, the number of oscillations per second is called the frequency of it, and which is denoted by Hz. So these are all the important properties of sound जिसकी वजह से हम sound को फिर पहचान सकते हैं, and we can differentiate sounds on the basis of their amplitudes or frequencies. So here you can see in the picture एम्पलीट्यूड जो है सॉफ्ट एंड लो साउंड लाउड साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे आप देख सकते हो वेव जो है इसकी हाइट है, एंड दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वेव, जो कि हाईएस्ट पॉइंट है जिसको कि हम क्रेस्ट बोलते हैं या पीक बोलते हैं, टू इट्स लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव, दैट इज़ नोन एज ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ जो है ये आपका एम्पलीट्यूड बनाते हैं, और इसी से आप डिटेक्ट करते हैं कि साउंड जो है वो सॉफ्ट है कि लाउड है। वेव डिस्टर्बेंस आप देखिए, ये देखिए सॉफ्ट साउंड का क्रस्ट कितना ऊंचा है और ट्रफ कितना ऊंचा है, एंड व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द लाउडर साउंड, तो एम्पलीट्यूड जो देखिए इसका क्रस्ट और ट्रफ कितने ज़्यादा ऊंचे हैं। सो एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज़ एक्चुअली द हाइट ऑफ द वेव। इन वेव्स की हाइट से हम इसको मेजर कर सकते हैं फ्रॉम द हाइस्ट पॉइंट ऑन द वेव, दैट इज़ पीक और क्रेस्ट, टू द लोवेस्ट पॉइंट ऑन द वेव। सिमिलरली जब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ हाई एंड लो पिच्ड साउंड, इनकी फ्रीक्वेंसी, तो इट रेफर्स एज वी ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ वेव्स दैट पास एट अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट तक कितनी सारी वेव्स इसमें बनी दैट पास इन अ गिवन टाइम पीरियड, इसमें टाइम पीरियड का होना लाजमी है, एंड विच इज़ ऑफन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स। तो हाई पिच्ड एंड लो पिच्ड में आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ़ वेव्स जो लो पिच में है वो कितनी कम है, एंड नंबर ऑफ़ वेव्स इन हाई पिच में कितनी ज़्यादा है इन अ गिवन टाइम पीरियड। सो हेयर frequency, it refers to the number of waves that pass a given point in a given time period, and which is often expressed as hertz or Hz, cycles per second. Hope you understand this. अब इनमें रिलेशनशिप क्या है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। जैसा कि हमको पता है कि फॉर साउंड अ हायर फ्रीक्वेंसी अगर हो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ हायर पिच, और सिमिलरली अगर लो फ्रीक्वेंसी हो तो दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू अ लोअर पिच।
एम्पलीट्यूड में जो है, एम्पलीट्यूड कॉरस्पॉन्ड्स टू द लाउडनेस ऑफ साउंड। ये हमने पहले ही आपको बता दिया कि एम्पलीट्यूड इज़ डिफाइंड एज द लाउडनेस ऑफ साउंड विच अ बॉडी प्रोड्यूसेस। सो दिस लाउडनेस जो है, सिंस साउंड जो है एट ऑल फ्रीक्वेंसीज, हर एक फ्रीक्वेंसीज पे हैज़ द सेम स्पीड इन एयर। तो चेंज अगर फ्रीक्वेंसी में हो, दैट मीन्स कि चेंज इसकी वेव लेंथ में हो, तो हम वी कैन ईजिली डिटेक्ट दैट कि वेदर जो एम्पलीट्यूड जो है इसका क्या है। सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप इसको घर पे बैठ के रिवाइज़ करेंगे और इन वीडियो लेसन्स को सुनेंगे बार बार, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस चैप्टर के मुतालिक और भी ज़्यादा अच्छी हो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।